मैं सबसे पहले अपने पिंडी के एमएनएज, मेरे एमपीज, मैं आप सबको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने इतने थोड़े वक्त पे ये जलसे को ऑर्गेनाइज किया और माशाअल्लाह लियाकत बाग में इस तरह का जलसा, इस तरह की रौनक, मैं आप सबको, आपको भी, मेरी बहनों को भी, नौजवानों को भी। अच्छा, आपने बड़ा संजीदा तरीके से मेरी तकरीर सुननी है, क्योंकि आज मेरे मुल्क में कैंपेन चल रही है और मैं उस कैंपेन के ऊपर भी आऊंगा। उस कैंपेन का एक ही मकसद है कि मेरी कौम को हकीकी तौर पे आजाद ना होने दो। मेरे नौजवानों, खास तौर पे आप, मैं भी बैठा आपको देख रहा था, मुस्तकबिल आपका है। आपने ये फैसला करना है कि क्या हमने उस पाकिस्तान में बड़ा होना है जिसकी ख्वाब देखी थी इलामा इकबाल ने और जिसके लिए जदोजहद की थी कायद आजम ने, या वो पाकिस्तान जिधर कमजोर के लिए एक कानून, ताकतवर कानून से ऊपर, कमजोर अपने हकूक ढूंढता है और ताकतवर सारे कानून तोड़ता है। ये पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो कमजोर जब चोरी करता था तो जेल में डाल देते थे, लेकिन जब ताकतवर जुर्म करता था तो वो माशरा उनको नहीं पकड़ता था, कौम तबाह हो जाती थी। आज अगर हमारी कौम एक अजीम कौम नहीं बन सकी तो वो जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा था, उस वजह से नहीं हो सकी। जिस मुल्क के ऊपर उसका सारा करप्ट टोला डाकू ईवानों में बैठ जाए और आम आदमी अपने बुनियादी हुकूक की तलाश में हो, जितनी मर्जी चोरी करनी है बड़ा डाकू चोरी करे, उसको पाकिस्तान का जब निजाम, इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैंने अपनी हकीकी आजादी की तहरीक का आगाज जो आज मैं शुरू कर रहा हूं, मैंने लियाकत बाग से किया, क्योंकि ये एक ऐसा तारीखी जगह है कि जो पाकिस्तान की मूवमेंट में कायद आजम के साथ लियाकत अली खान खड़े हुए थे, उनकी शहादत यहां हुई थी। मैं ये चाहता हूं कि मेरी सारी कौम आज तैयार हो जाए। जिस जदोजहद के लिए मैं आज आपको निकालने आया हूं, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का मसला है। इमरान खान का तो अल्लाह सब दे चुका है, वो तो उसका बार बार शुक्र अदा करता है कि जाती तौर पे तो अल्लाह ने बड़े करम किए मेरे पे, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है पाकिस्तानियों। जो आज मुल्क से हो रहा है, मुझे आपकी फिक्र है। चोर डाकू जब मुल्क की क़यादत पे बैठे हों और यहां ताकत में वो लोग हों जो जाती मफादात के लिए
और अपनी अना के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हैं, इनको सिर्फ अवाम की ताकत शिकस्त दे सकती है। और मैंने अपनी आज कौम से वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को उठाऊंगा। क्यों नौजवानों सुनो, क्यों इमरान खान को हटाने की जरूरत पड़ी, क्यों बैरूनी साजिश, क्यों बैरूनी साजिश से इमरान खान को हटाया गया, जरा सुने वजह क्या थी। क्या इमरान खान मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर बड़े बड़े महलात खरीद रहा था? क्या जब मुल्क के पैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था? क्या लोगों की जमीनें चोरी कर रहा था, कब्जे कर रहा था, फैक्ट्रियां बना रहा था? मैंने जितनी देर क़यादत की, इससे कम टाइम पे, जब नवाज शरीफ 1990 में आया था, 17 फैक्ट्रियां बना चुका था, 17 फैक्ट्रियां बना चुका था। मैं सिर्फ क्यों निकाला नवाज शरीफ को, क्यों निकाला? क्योंकि उसने चोरी की थी। लेकिन इमरान खान की रजीम चेंज क्यों की गई? क्योंकि वो अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था। वो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता था, जिसका मेरी बहनों और नौजवानों समझो आजाद फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। वो फॉरेन पॉलिसी होती है जो अपने अवाम की बेहतरी के लिए होती है, जो फॉरेन पॉलिसी दूसरे मुल्कों के मफादात की हिफाजत करने के लिए होती है और अपने लोगों को दूसरों के लिए कुर्बान करने के लिए होती है। उस फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ मैं आया था। मैं ये नहीं चाहता था कि अमेरिका की जंग में मेरी कौम जाए और 80,000 मेरे लोग उस जंग के अंदर कुर्बान हो अमेरिका के लिए। मैं नहीं चाहता था कि अगर आप अमेरिका अफगानिस्तान में यहां से हमारे ऊपर से कोई कार्रवाई करे, मैं नहीं चाहता था कि मेरा मुल्क मुलव्वस हो उसमें। क्योंकि मैं क्यों चाहूं कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात खराब हो? मैं चाहता हूं कि मेरी फॉरेन पॉलिसी हो जो मेरे लोगों की बेहतरी में हो। अगर रूस से मुझे 30 या 40% कम कीमत पे तेल मिलता था और मैं अपने लोगों को सस्ती पेट्रोल और फजलुर रहमान दूं, तो मैं क्यों ना दूं? दिल में होनी इंसाफ तो हो इंसाफ, कहे इमरान खान। तो चली है अब तहरीक के होगा ठीक, ये प्यारा पाकिस्तान। दिल में होनी। तुम्हें अगर हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई, वो रूस से तेल खरीद सकता है और अपने लोगों को पेट्रोल और डीजल 25 रुपए लीटर कम दे सकता है, तो मैं क्यों ना दूं? अगर मुझे सुने नौजवानों, यह जरूरी है सुनना। देखें, अब आप समझ जाए, आजाद फॉरेन पॉलिसी है हिंदुस्तान की। उनका मुल्क सारे फैसले करता है अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हमारे यहां जो गुलाम बैठे हुए थे, फैसले करते हैं दूसरे मुल्क के लिए, अपने लोगों को कुर्बान करते हैं। हम दूसरों की जंगों में शामिल होकर अपने मुल्क की तबाही करते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग बात नहीं करते, अमेरिका की जंग में जो कबायली इलाके के लोगों से जो जुल्म हुआ, जिस तरह सारा कबायली इलाका उजड़ा, 400 ड्रोन अटैक हुए, औरतें बच्चे मारे गए, उनकी जंग की वजह से 35 लाख कबायली इलाके के लोग नकल मकानी कर गए। कौन जिम्मेदार है? सिर्फ इसलिए कि यहां थोड़े
साहिब इख्तिदार बैठे हुए थे जिनको थोड़े डॉलर मिलने थे, जिन्होंने थोड़े से डॉलरों के लिए अपने मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जो अभी भी कबायली इलाका नहीं उस नुकसान से बचा। दूसरी चीज, मैं हमेशा कहता था कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका गया है इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है, डायलॉग से मसला हल होगा, और यह पसंद नहीं था उनको। और आखिर में मैंने जब वो अमेरिका वहां से गया तो उनके भी लोगों ने कहा कि जो मैं कहता था ठीक, लेकिन उनको पसंद नहीं है। उनको आदत पड़ी हुई थी शहबाज शरीफ जैसे गुलामों की और नवाज शरीफ जो सदर ओबामा के सामने पर्ची पढ़ के थैंक यू कहता था। अच्छा सुने, अब ये बड़ा जरूरी है आपने सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको खास आगाज कर रहे आया हूं अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, और मैं सबको तैयार कर रहा हूं। तो सुनने आपने मेरी बात कि पहले तो हटाया क्यों, फिर इनको तकलीफ क्या हुई बाहर वाले मुल्कों को। पहली दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर OIC की मीटिंग में जाता है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाता है, और क्या कहता है? कहता है कि मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, आजादी राय की आड़ लेके। सारे फोरम के ऊपर पहली दफा, बल्कि पाकिस्तान के लीडर ही नहीं, दुनिया में भी किसी मुसलमान लीडर ने यह बात नहीं की। और उसकी वजह से मुझे सबसे बड़ा फख्र यह है कि पहली दफा 2 मगरबी लीडर्स, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और कनाडा का जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने स्टेटमेंट दी कि आप आजादी राय की आड़ लेके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। यह कभी पहले नहीं हुआ। और 15 मार्च, जो मुझे सबसे ज्यादा फख्र है, आप अगर मेरे से पूछे ना कि 3.5 साल में किस चीज में सबसे ज्यादा फख्र हुआ, 15 मार्च यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि एंटी इस्लामोफोबिक डे बनाया जाएगा यूनाइटेड नेशंस में। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये वो लोग जो आदी हुए थे, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, इनके आदी हुए थे, उनको पसंद नहीं आया। ये पूरा साजिश हुई, डोनाल्ड लू ने धमकी दी, साजिश पहले से हुई थी, और इन्होंने तब वो गवर्नमेंट गिराई जो उस वक्त 17 साल के बाद सबसे बेहतर माशी तरक्की कर रही थी। 17 साल के बाद आखिरी 2 साल में 5.6% और 6% पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ रेट थी, हमारी दौलत में इजाफा था। उस गवर्नमेंट को गिराया जिसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। किसानों के लिए बेहतरीन जो हमने पैकेजेस दिए, रिकॉर्ड फसलें हुई, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। और उन्होंने गिराया इसलिए कि इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। हो गया, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है,
कुछ अर्सा आप हाथ उठा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने के शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। तो मेरे नौजवानों, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, मैं भी मांगने नहीं आया, मैं आपको तैयार करवाने आया हूं कि अगर इस वक्त मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि जी हम तो भिखारी हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं अब सुने जरा मेरी बात, मैं अगली बात करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में जब ये आए, अब मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों से हुआ क्या 4 महीने में। मुझे जितने लोगों ने बताया कि जब उनके पास बिजली के बिल आए, कौम के ऊपर गुजरी क्या है, कि किस तरह उनको समझ नहीं आ रही आम सफेद पोश लोगों को कि बिजली का बिल दें, बच्चों की फीस दें, खाना दें। बिजली जो हमारे जमाने में 18 रुपए यूनिट था, मैंने 5 रुपए यूनिट सब्सिडी दिलवाई कि कम करो, वो आज 36 रुपए यूनिट है, दुगनी हो चुकी है। आज हमारी इंडस्ट्री जो सबसे तेजी से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से जो बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में था वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। तो इन्होंने जो महंगाई की है, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, पेट्रोल और फजलुर रहमान की जो कीमत बढ़ाई है, उससे आप समझते हैं कि कितना नुकसान हुआ है इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारा तो यहां नौजवान आबादी है, अगर हम रोजगार नहीं देंगे ये लोग किधर जाएंगे, कितने लोग मुल्क से बाहर जा सकते हैं। तो ये जो मैं आज आपके पास सिर्फ अब आपको बताऊं कि इन्होंने जो सारे चोरों के टोला ने मिलकर कि जी बहुत महंगाई कर दी इमरान खान ने, मैं ये जरा आप सिर्फ थोड़ा आराम से सुने कि इन्होंने किया क्या है। पहले मैं आता हूं ताकि आपको पता है हमने हमजा कुकड़ी को शिकस्त दी, और आपको पता है उसका मुर्गी का कारोबार है। तो जब हम आए थे, मुर्गी का गोश्त केजी जो बिक रहा था, ये हमारे दौर में साल पहले 160 रुपए केजी, आज पहुंच गया 270 रुपए केजी। पेट्रोल एक साल पहले 120 रुपए लीटर, आज पहुंच गया 234 रुपए लीटर। प्याज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी प्याज खाता है, साल पहले 44 रुपए, आज 86 रुपए, 86 रुपए केजी एक साल के अंदर। अंडे दर्जन हमारे जमाने में 155 रुपए, आज 211 रुपए। चावल साल पहले 95 रुपए, आज 121 रुपए। दाल माश आम आदमी खाता है, साल पहले 240 रुपए, आज 366 रुपए। चक्की का आटा साल पहले 70 रुपए केजी, और आज 105 रुपए केजी। ये खाने पीने की आम आदमी की मैं चीजें बता रहा हूं, मैं पैसे वालों का हालात नहीं बता रहा, मैं अपने आम पाकिस्तानियों का बता रहा हूं। मसरूर की दाल साल पहले 157 रुपए केजी, और आज 330 रुपए केजी। ये सुनते रहे, ये महंगाई कम करने आए थे। घी साल पहले 850 रुपए,
आज 1420 रुपए। और जरा तीन चीजें सुन लें। देखें हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। अब जरा सुने, जरा मैं चाहता हूं नौजवानों आप सुने, क्योंकि आपका मुस्तकबिल है। हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए थे। कर्जे कैसे उतारने हैं? दौलत में इजाफा करके कर्जे उतरते हैं। आपकी जब फैक्ट्रियां चलती हैं, बाहर से सरमायाकारी होती है, आपकी किसानों की पैदावार बढ़ती है, दौलत में इजाफा होता है, उससे आप अपने कर्जे वापस करते हैं। मसलन मैंने दुकान के लिए कर्जा लिया, मैंने दुकान बना ली, अब मैंने कर्जा ले लिया। अब जब जैसे जैसे मेरी ज्यादा सेल होगी, मेरी दौलत में इजाफा होगा, मैं कर्जे वापस करूंगा। अब जब से ये आया, क्या हो रहा है? बजाय दौलत में इजाफा होने के फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इन्होंने बिजली की कीमत उधर पहुंचा दी और गैस की। फैक्ट्रियां मुकाबला नहीं कर सकती हिंदुस्तान का, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे जिस महीने हम छोड़ के गए थे, एक्सपोर्ट्स 3.1 अरब डॉलर था। आज एक्सपोर्ट्स इस महीने 2.2 अरब डॉलर, जो 3.1 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट नीचे आ गई 2.2 अरब डॉलर पे। रिमिटेंस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, हमारे आखिरी महीने में 3.1 अरब डॉलर, वो नीचे आके 2.5 अरब डॉलर पे आ गई। मतलब कि दौलत में इजाफा नहीं हो रहा, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। इनके पास हल क्या है? आर्मी चीफ से टेलीफोन करवा रहे हैं सऊदी अरेबिया को कि जी पैसे दे दो, क्योंकि इनको तो सारे समझते हैं कि चोर है ये, इनको तो पैसे कोई नहीं देता। तो आर्मी चीफ अमेरिका को कभी टेलीफोन कर रहा है, कभी यूएई को कर रहा है, कभी सऊदी को कि जी पैसे दे दो। तो इससे क्या होगा? वो तो कर्जे देंगे, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। कर्जे वापस कैसे करने हैं? दौलत में तो इजाफा नहीं हो रहा। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, इसलिए मैं इनको कहता हूं कि एक ही तरीका है इस मुल्क को इस दलदल में जो घुसा रहे हैं निकालने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। एक ही रास्ता है। लेकिन ये सारे खौफजदा हैं। इन्होंने जब हुकूमत गिराई, नौजवानों सुनो, हुकूमत जब गिरवाई, इनका ख्याल था पार्टी का जनाजा निकल गया। उसके बाद जब पब्लिक सड़कों पे आ गई, इन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया दहशत फैलाने के लिए। उसके बाद 17 जुलाई को बाय इलेक्शन हुआ पंजाब का, हमजा कुकड़ी फारग हो गया, हम जीत गए। तो जब 17 जुलाई धांधली के बावजूद ये जो इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठाया हुआ है, इसने पूरी खिदमत की, मरियम की और हमजा की, पूरी कोशिश की, धांधली की, इंतजामिया इनके साथ, पुलिस इनके साथ। उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम, पंजाब के लोग इतनी तादाद में निकले कि इलेक्शन हार गए, धांधली के बावजूद। उसके बाद इनको और खौफ आ गया। उसके बाद इन्होंने एक और प्लान लेके आए। इन्होंने कहा अगर हम अब इलेक्शन करवाएंगे तो ये तो 2/3 अक्सरियत ले जाएगी तहरीक इंसाफ। डर गए, खौफजदा हो गए। फिर इन्होंने एक और प्लान बनाया, और प्लान बनाया कि तहरीक इंसाफ को क्रश करो। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी, किसी ना किसी तरह इसको क्रश कर, इलेक्शन तब तक ना कराओ जब तक पार्टी क्रश ना हो। और मैं बार बार आइन और कानून के बीच में रहता रहा। 25 मई को जो इन्होंने जुल्म किया, उसके बावजूद अगर मैं उस दिन डी चौक में, अगर मैं उस दिन वहां से अपना धरना खत्म ना करता, मुझे पता था कि शाम को खून होना है। तो मैंने वापस इसलिए 25 मई को मैंने धरना इसलिए खत्म किया
कि मैं नहीं चाहता था कि यहां तोड़ फोड़ो, मैं नहीं चाहता था मुल्क में इंतशार हो, मैं नहीं चाहता था कि मेरे मुल्क को नुकसान हो। और मुझे पता था कि जिस तरह पुलिस ने दहशतगर्दी की और रेंजर्स ने हमारे ऊपर जिस तरह रबर बुलेट चलाई औरतों बच्चों पे, मुझे पता था कि अगले दिन इंतशार होना था। मेरे ऊपर केसेस कर दिए, 16 FIR मेरे पे काट दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जरा गौर से सुने ताकि मैं आपको अपना अगला लाएअमल बताऊं। इन्होंने किया क्या? इन्होंने उसके बाद फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को दबाया जाए। हमारे वर्कर्स के ऊपर FIRs, धमकियां। हमें यह कहा गया कि जनाब अगर आप किसी किस्म का, अगर आपने किसी किस्म का कानून तोड़ा तो सारा स्टेट की ताकत आपके ऊपर आ जाएगी। एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद में तब्दीली भी हुई। एक मिस्टर एक्स उधर लाहौर में और एक मिस्टर वाई को इस्लामाबाद लाया गया हमें सीधा करने के लिए। देखें, मैं अब आता हूं जिस चीज के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है। इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ा, अगवा किया, उसको पकड़ के अंदर ले गए, नंगा करके उसको मारा। 2-3 दिन तक मुझे तो पता नहीं चला। जब मेरे वकील मिलने गए, उन्होंने मुझे आके बताया कि उन्होंने उसका क्या हशर किया। अब शहबाज गिल, जरा मैं सारे पाकिस्तानियों का तो जरा गौर से मेरी बात सुने। वो एक प्रोफेसर है, वो अमेरिका में कॉलेज में पढ़ाता है, वो अपने मुल्क के लिए आया कि यहां वो भी एक नए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेगा। उसका कितना बड़ा जुर्म था, कितना बड़ा जुर्म था कि पहले उसको उठा के उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा, उसको उठा के ले गए। उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया, 10 महीने की बेटी उसको ले गए और उसको नंगा करके इन्होंने उसको मारा, उसकी तस्वीरें बनाई। जब वो ज़हनी तौर पे जब वो डिस्टर्ब हुआ तो उसकी तस्वीरें बनाई। मैं, वो लोग जिन्होंने ये किया, मैं उन सरों को आज उनसे मुखातिब हूं कि आप सोचें कि आपसे ये होगा, कभी हुआ तो आपके और आपकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। सोचें, एक इंसान की आप डिग्निटी खत्म कर रहे हैं। उसको, जानवर भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने इंसान को वो सलाहियत दी है कि फरिश्तों से भी ऊपर बना दिया, लेकिन साथ वो ये भी कहता है कि जब इंसान गिरता है वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ये जो इन्होंने किया है, ये जानवरों से भी नीचे चले गए हैं। फिर झूठ बोला जाता है, सारे डरे हुए होते हैं। सुपरिटेंडेंट सच नहीं बताते कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, छुपाने की कोशिश की जाती है। और मुझे जो अफसोस हुआ कि मैजिस्ट्रेट ज़ेबा, जब आपके सामने एक आदमी आया और तशद्दुद पुलिस कर चुकी थी उस पर, क्या आपको वापस पुलिस के पास उसको भेजना चाहिए था? आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? ये आपको इंसाफ का तकाजा था कि जब एक आपको नजर आ रहा था कि वो बिल्कुल टूट चुका था, जो उन्होंने उससे जुल्म किया था, उसके बावजूद वापस भेज दिया पुलिस के पास। और फिर कहते हैं जी किसी को तौहीन हो गई। ये आप जो इतना बड़ा रुतबा है जज का, उससे आप इंसाफ नहीं कर रहे। और जो IG और DIG इस्लामाबाद, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर केसेस हमने दर्ज करवाए हैं, आप इनके ऊपर FIR कटवाई है। और मैं सारी अपनी कौम को कहता हूं कि ये आजाद मुल्कों में ऐसी चीजें नहीं होती। सिर्फ गुलाम मुल्कों में
जिधर आपके हकूक नहीं होते, जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर आइन की और कानून की बालादस्ती नहीं होती, उन कौमों में यह होता है। वहां लोग गुलाम होते हैं, वो कभी ऊपर नहीं आ सकते। जिस कौम के अंदर इंसाफ नहीं होता वो कभी ऊपर नहीं आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में लोगों को इंसाफ दे के आजाद कर दिया था। उन्होंने सबको कानून के सामने एक बराबर खड़ा कर दिया था। कोई ताकतवर किसी कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकता था, इसलिए वो आजाद हो गए थे। हमारा हर जगह ये जो शहबाज गिल का केस है कि नवाज शरीफ ने उससे बहुत बुरी बातें पाकिस्तानी फौज के खिलाफ की है। देखें जरा इनकी टेप से इन्होंने जो क्या क्या कहा हुआ पाकिस्तानी फौज के ऊपर। नवाज शरीफ ने, ख्वाजा आसिफ ने, मरियम ने, उनको क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो ताकतवर हैं। वो बेचारा अमेरिका से आया था, उसको पूछने वाला कोई नहीं, उसको इस तरह आपने जलील करके। और मुझे शर्म आती है कि हमारे मुल्क में इस तरह की इंसानों को जलील किया जाता है। और इंशाल्लाह इसका हम पूरा कानूनी तौर पे हम पूरा इंसाफ लेकर रहेंगे इसके ऊपर। बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। तुम हमें सियासत बतलाते हो, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पर पढ़ने वाले जर्नल अपने हुदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, तो सीधे हो जाओ। और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हासिल हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हासिल होगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। दफा के लिए ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया। क्यूबिडी, आप जज बने और आप फैसला करें कि ये हमारी फौज को क्या ये नुकसान पहुंचा रहे हैं या ये डैमेज करते थे, या वो जो शहबाज गिल का वो आपको पता भी नहीं चलेगा उसने क्या कहा इसके मुकाबले में। बहरहाल अगर उसने कुछ कहा तो उसके पास अदालत में जाए, कानून बने हुए हैं। लेकिन नंगा करके किसी के ऊपर तशद्दुद करना ये किसी भी इंसानी माशरे में नहीं होता। ये सिर्फ जानवरों के माशरे में, बल्कि वो भी मैं कहूंगा कि ऐसे नहीं होता। अच्छा, अब जो इनकी गेम है, इनकी गेम ये है कि ये शहबाज गिल को मिसाल बनाई जाए। ARY जो कि हमारा मौकफ, तहरीक इंसाफ का मौकफ पेश करता था, जो पाकिस्तान की नंबर 1 चैनल बन चुकी थी, उसको सिर्फ इसलिए बंद किया गया कि जनाब किसी तरह तहरीक इंसाफ का मौकफ ना पेश किया जाए। पैमरा को इस्तेमाल, अब पैमरा भी आ गया। पैमरा कहता है कि जनाब इमरान खान की लाइव तकरीर नहीं हो सकती। क्या जुर्म किया इमरान खान ने? जुर्म ये किया है, सिर्फ जुर्म एक है कि वो कभी इन चोरों के टोले को तस्लीम नहीं करेगा। ये जुर्म है उसका। ज़माने के अंदाज बदले गए। उसके बाद सोशल मीडिया, उनके बच्चों को पकड़ पकड़ के धमकियां दी जाती है। मीडिया की कोई बात करे उनको धमकी दी आती है। तो मैं आखिर में अब मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूं। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं, वो वाले जो 4 लोगों की इनकी स्टेटमेंट है ना,
मिनट अभी नहीं, अब जरा सुने गौर से, क्योंकि मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूं। मैं अब जरा उनको बताना चाहता हूं हमारे से हुआ क्या। जब 25 मई को हमारे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया तो पुलिस के अंदर से मुझे बताया गया कि जनाब ये पीछे से हमें हुक्म था, यानी कि न्यूट्रल्स का प्रेशर था कि इनको फेंटा लगाओ। जरा सुनते जाए, मैं इस मुल्क के अंदर मेरा जीना मरना है, मैं कोई बाहर नहीं भागूंगा, मेरी कोई बाहर जगह नहीं है, मेरा जीना मरना यहां है। और शायद बाकियों से ज्यादा मुझे इस मुल्क की फिक्र है। तो मुझे ये कहा गया कि ना जनाब हमारे पीछे से प्रेशर है। फिर ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन हर फैसला हमारे खिलाफ दे रहा है, पूरा ये जो मुझे डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश है, अंदर से पैगाम आता है कि जी मैं तो वो तो कुछ नहीं कर रहा, पीछे से प्रेशर है बूट का। फिर सुनते जाएं, हमें ये जो ऑपोजिशन है, ये जरा मैं चाहता हूं सुने कि बदनाम कौन कर रहा है हमारी फौज को। ये अभी ये जो पुलिस वाला जो हुआ शहबाज गिल से, हमने पुलिस से पूछा तुमने तशद्दुद, हमें तो पता ही नहीं जी, पीछे से हुआ है कुछ, वो भी आपकी तरफ कह रहे हैं। तो जो भी हो रहा है आज पाकिस्तान में, जो गलत काम होता है आपका नाम लग जाता है। अब तो ये सुने कि ये जो आपके इस वक्त खैर ख्वाह बैठे हुए गवर्नमेंट में, ये क्या कहते हैं, जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम पे। के अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद का जो निज़ाम है एस्टेब्लिश बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुष्ट पे हो। एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा हो है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील करती है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी मुकल्लम खुद जो है मौजूद है। सो मैं ये सवाल पूछता हूं, कौन किसको बदनाम कर रहा है? और उसके बाद जरा सुनते रहे, हमें पैगाम आता है, मेरे घर से कोई मिलने आता है, उसको टेलीफोन आ जाता है एजेंसी से जी कि जी आप क्या करने गए थे। मेरे घर में लोग मिलने आ रहे हैं, पुलिस खड़ी है नीचे, उनके जूते उतार रही है। ये पुलिस नहीं कर रही, पुलिस हमें खुद बताती है कि पीछे से न्यूट्रल्स का हुक्म है हमें। तो मैं आज पूछता हूं कि क्या आप न्यूट्रल हैं या नहीं हैं, बताएं हमें। और अगर नहीं है तो क्यों इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर इन लोगों के साथ आपने खड़ा होना है तो क्या आपका ख्याल है कि जो कौम 30 साल से इनको चोर समझती है, वो क्योंकि आप आज आप इनके साथ खड़े हैं, वो इनको पाक कर देगी, वो मान जाएगी कि ये नहीं, चोर नहीं है? आपको भी नुकसान पहुंच रहा है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं सब कुछ कि मुझे पता है प्लान क्या बना हुआ है। जो मिस्टर वाई आया, मुझे पता है वो क्या प्लान बना के आया है कि मीडिया को दबाओ, आवाज बंद करो, इनको डराओ धमकाओ, शहबाज गिल को मिसाल बनाओ, इमरान खान को जेल में डाल दो। इमरान खान को जेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करना करो। मैं अपनी कौम के सामने सारी कौम को इकट्ठा करूंगा, और अगर ये जो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं जी, फंडिंग केस या फलाना केस, जो भी आप करेंगे आप अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल लेवल पे फेडरल पार्टी तहरीक एक ही है, तहरीक इंसाफ। सारे पाकिस्तान में है, सारे सूबों में है। ये मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। कभी
फौज अकेला मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, नहीं तो ईस्ट पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते। पॉलिटिकल पार्टी जो सारे मुल्क में इंसानों को इकट्ठा करती है वो मुल्क को मजबूत रखती है। उस पार्टी को कमजोर करने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना है। और अगर आप इसी पार्टी को दीवार से लगा देंगे जो आप इस वक्त प्लान बना हुआ है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि यहां श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। अभी तो हम आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं। श्रीलंका तो 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा उनकी पूरी आवाम है। यहां तो 22 करोड़ पाकिस्तानी है। जो हालात है, अगर इसमें आप पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करके इन चोरों को ऊपर मुसल्लत करेंगे, नुकसान तो मुल्क है। और मैं इसकी आखिर में कहता हूं कि इस मुल्क के पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस का। ये जो बाकी तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, एक वो सेटअप, एक जिनके पास पब्लिक में निकल नहीं सकते, जलसा वो नहीं कर सकते, उन लोगों को अगर, और 30 साल से जो चोरी कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कौम उनको एक्सेप्ट कर जाएगी, कौम भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, कोई भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना बाहर इनकी क्रेडिबिलिटी, ना पाकिस्तान में। और आगे हमारे मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे। ये कर्जे लेके और समझना कि जी मुल्क चलना शुरू हो गया है क्योंकि कई मुल्कों ने कर्जे दिए, ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी हालात ठीक नहीं होंगे। तो मैं आखिर में अपनी तकरीर खत्म करने से पहले बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग और राजनपुर और डेरा गाजी खान जिधर सैलाब आए हुए हैं, उधर के लोगों के लिए एक तो हम दुआ भी करते हैं, और मैं सारी गवर्नमेंट्स को, पंजाब की गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि पूरी तरह मदद करें हमारे इलाकों में। केपी की गवर्नमेंट को कहूंगा कि जो भी हम कर सकें बलूचिस्तान में करें। और जो भी हालात हैं, मैं चाहूंगा कि जो हमारे लोग बड़े खुल के ऐसे मौके पे मोबिलाइज होते हैं, इन लोगों की मदद करें, क्योंकि लोग इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत मुश्किल में। और आखिर में मैं ये भी मुबारक देना चाहता हूं सबको कि अभी जो कराची में बाय इलेक्शन है, तहरीक इंसाफ जीत गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइक करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।